नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम मोबाइल नोट पे। आज बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हिंदी की पहली क्लास है, जिसमें हम हिंदी समास को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में अब अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा दिन का समय नहीं है। अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आज से बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सभी को पता ही होगा हिंदी समास एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम हिंदी समास को इतना ट्रिक से समझेंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीका आपको बताएंगे कि आज के बाद आप समास को कभी भूलेंगे ही नहीं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एकदम ट्रिक के माध्यम से हम आपको समास बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समास के बारे में हम जानते हैं। तो समास का संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। तो समास के संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को शब्द का समास कहते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि समास का संक्षिप्ती जो करण होता है उसको हम समास कहते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध जो बताता है बताने वाले शब्दों को ही हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। एक बात आप लोग और नोट कर लीजिएगा, एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम क्या होता है? ब्यास होता है। क्या होता है? ब्यास। यह प्रश्न पिछली बार यूपी टेट में पूछा भी गया था, या अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आप लोग समास का विलोम बताइए। तो समास का विलोम क्या होता है? ब्यास होता है। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। समास का संक्षिप्तीकरण को ही हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं उन शब्दों को ही हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास का जो विलोम होता है उसको हम ब्यास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, समास के भेद के बारे में देखते हैं। तो जो समास के भेद होते हैं वो 6 प्रकार से होते हैं। आप सभी को पता ही है, अभी मैंने बात की थी। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधामय समास, अव्ययीभाव समास एवं बहुब्रीहि समास। तो कितने होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास एवं बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम द्वंद्व समास को देखते हैं। तो द्वंद्व समास का परिभाषा होती है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम इसकी पहली ट्रिक देखते हैं। तो इसकी पहली ट्रिक होती है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। तो द्वंद्व समास में ज़्यादातर क्या कहते हैं? योजक चिन्ह का लोप होता है। जैसे भाई बहन, तो इसमें योजक चिन्ह का लोप होता है ना। तो पहली ट्रिक हो गई। लेकिन एक बात आप लोग इसमें याद करिएगा, सारे योजक चिन्ह वाले जो समास होते हैं वो सारे योजक चिन्ह वाले उदाहरण जो होते हैं वो द्वंद्व समास नहीं होते हैं। ठीक, द्वंद्व समास कब होगा? जब बीच में योजक चिन्ह हो और साथ साथ पहला वाला दूसरा का विलोम हो या विपरीत हो तो द्वंद्व समास होगा। जैसे भाई बहन, तो भाई बहन या भाई और बहन। तो इसमें या इसकी दूसरी ट्रिक है कि द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। तो द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। आइए उदाहरण समझते हैं। जैसे माता पिता, तो इसमें माता का विलोम पिता, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और इसका हो जाएगा माता और पिता, और का भी लोप हुआ था ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। राम कृष्ण, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है, राम विपरीत एक दूसरे के विपरीत है ना, तो राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई का विलोम बहन, योजक चिन्ह लगा हुआ है भाई और बहन। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य क्या हो जाएगा? एक दूसरे के विलोम है ना, योजक चिन्ह लगा हुआ है पाप और पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख का विलोम है, योजक चिन्ह लगा हुआ है सुख और दुख। ये सभी क्या हो गए? ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। लेकिन इसी में हमें लोग एक बात नोट करते हैं, जैसे एक चीज़ नोट कर लीजिए, दिन दिन, तो क्या ये द्वंद्व समास होगा? ये द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत नहीं है। योजक चिन्ह तो लगा हुआ है लेकिन क्या एक दूसरे विपरीत है? एक ही शब्द 2 बार आ गए हैं ना, तो द्वंद्व समास नहीं होगा। या कौन सा समास होगा इसको हम अभी आगे देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अधिकतम योजक चिन्ह वाले द्वंद्व समास होते हैं, लेकिन
सब नहीं होते। दिन दिन भी देखिए इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, नहीं होगा ना, क्योंकि ये एक ही शब्द आ गए हैं, इसका विलोम थोड़ी है। जब विपरीत होते हैं, एक शब्द दूसरे का विपरीत होता है, योजक चिन्ह लगा हो तब द्वंद्व समास होता है। तो आप लोग द्वंद्व समास समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम द्विगु समास देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। तो जिस समास में जो पूर्व पद होता है संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक इसकी क्या होती है? द्विगु समास से संख्या की प्रधानता होती है। तो यह तो बहुत ही आसान होता है द्विगु समास समझने में। जिसमें आपको संख्या का बोध हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, सप्तद्वीप, नव लगा है, सप्त लगा है, त्रिभुवन, त्रि लगा है, सतमंजिल, सत लगा है। तो जिसमें भी आपको संख्या की प्रधानता होती है वही सभी समास द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, 7 मंजिलों का समूह। तो जिस भी समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। और इसकी ट्रिक क्या होती है? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे नवरत्न, सप्तद्वीप, त्रिभुवन, सतमंजिल। तो आप द्विगु समास समझ गए होंगे। चलिए अब अगला समास देखते हैं। अब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है कर्मधारय समास कहलाता है। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो कर्मधारय समास कहलाता है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, तो मिर्च की क्या विशेषता बताई जा रही है? काली। तो क्या है? जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो कमल की क्या विशेषता बताई जा रही है? नीला। तो नील कमल की विशेषता बताई जा रही है ना। पीतांबर, जैसे पीला है अंबर, या पीत या पीला है जो अंबर, तो अंबर की क्या विशेषता बताई जा रही है? पीला। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी, मुख वाली, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है ना। तो जिसमें विशेषता बताने वाले समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो उसको हम कर्मधारय समास कहलाता है। एवं इसकी ट्रिक होती है विशेषता बताने वाले समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील कमल, नीला है जो कमल, पीतांबर, पीत पीला या है जो अंबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। इसमें सबकी विशेषता बताई जा रही है ना। मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसके अलावा अंबर की विशेषता बताई जा रही है, एवं मुख की विशेषता बताई जा रही है। तो जिस समास में विशेषता बताया जाता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आप लोग कर्मधारय समास समझ गए होंगे। चलिए हम अब अगला समास देखते हैं। अब हम अव्ययी भाव समास के बारे में बात करते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी ट्रिक क्या होती है? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो प्रत्येक उपसर्ग वाला जो समास होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, रात रात या दिन दिन। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे रात रात, दिन दिन, तो यह सब क्या हो जाएंगे? इसमें उपसर्ग लगा रहे, उसको भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी ट्रिक होती है प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथास्थान, तो यथास्थान में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा है, यथा समय में यथा उपसर्ग लगा है। तो जिस उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो चलिए इसमें, तो जैसे अभी हमने आगे बात की थी कि दिन दिन और रात रात, ये आ गई ना, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या द्वंद्व समास होगा? तो हमने कहा था द्वंद्व समास नहीं होगा। तो द्वंद्व, इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। तो जब कोई समास अगर बार बार आए और द्वंद्व समास का योजक चिन्ह लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी कोई शब्द इसमें देखो रात रात 2 बार आ गया है ना, दिन दिन 2 बार आ गया है, और द्वंद्व समास का योजक चिन्ह भी लगा है, तो यह अव्ययी भाव समास होगा। यानी कोई शब्द जो बार बार रिपीटेड हो या एक से अधिक बार आए तो और योजक चिन्ह द्वंद्व समास का लगा हुआ, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगर वहीं जब एक शब्द विलोम होते हैं एक दूसरे के और योजक चिन्ह लगा हो तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक ही शब्द रिपीटेड हो, बार बार आए और द्वंद्व समास का योजक चिन्ह लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। वहीं योजक चिन्ह लगा हो और एक शब्द दूसरे शब्द का विलोम हो, तो विलोम शब्द हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। कर्मधारय में हमने जो इसको पीतांबर देखा था, पीला पीला है जो अंबर, हाँ,
तो अगर ऑप्शन में, अगर पीताम्बर आपसे समास पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि न हो तो आप लोग कर्मधारय लगाएंगे, अगर बहुव्रीहि दिया रहे तो आप लोग क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि समास लगाएंगे। तो इसको आप लोग समझ जाइए। पीताम्बर में अगर ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि समास दिया रहेगा तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे, बहुव्रीहि नहीं दिया रहेगा तो आप कर्मधारय समास लगाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पांचवा समास बहुव्रीहि समास को देखते हैं। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो क्या हो, बहुव्रीहि समास की क्या परिभाषा है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिवजी, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, गिरिधर, गिरि तो धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें क्या है, विशेषता बताई जा रही है। कैसी विशेषता बताई जा रही है, दशानन तो 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण, तो रावण की विशेषता बताई जा रही है ना। इसमें एक तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, मतलब जैसे क्या है इसकी परिभाषा, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ का बोध होता है। क्या दशानन, तो दशानन से तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है ना, 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीलकंठ से क्या तीसरे का अर्थ का बोध हो रहा है ना, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, क्या गिरधर से पता चल रहा है, नहीं तो गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें एक तीसरे अर्थ निकल रहा है ना, तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है ना, गिरधर। तो गिरधर किसे कहते हैं, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो यह सभी समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो आप लोग बहुव्रीहि समास समझ गए हो। चलिए अब हम तत्पुरुष समास को देखते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला होता है कर्मधारय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष एवं कर्म तत्पुरुष। अब अगर यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो आप लोग डाउट में आ जाते हैं। तो आइए हम इसको भी ट्रिक से देखते हैं। चलिए, तो पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष का क्या होती है ट्रिक, इसकी ट्रिक है को का लोप। को का जो लोप होता है उसको हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, गिरहकट, गिरा को काटने वाला। तो इसमें को का लोप हो रहा है ना, को का लोप हो रहा है दोनों में। तो यह क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। इसका ट्रिक होती है को का लोप हो। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, गिरहकट, गिरा को काटने वाला। अब अगला देखते हैं करण तत्पुरुष। तो इसकी ट्रिक है जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जन्मजात, तो करण जन्म से उत्पन्न। तो आप लोग को कारक तो याद होगा ना, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संपदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के री अधिकरण में पर भीतर संबोधन है अरे ओ आदि, इसको आपको कारक याद होगा ना। तो वही है, उसमें करण होगा, करण में क्या हो जाता है, से हो जाता है। तो जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात, तो जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, तो गुणों से हीन। तो इसमें करण कारक का लोप हो रहा है ना, करण कारक चिन्ह का। तो क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं संपदान तत्पुरुष। इसकी ट्रिक होती है जहाँ संपदान कारक चिन्ह का लोप हो उसको हम संपदान तत्पुरुष कहते हैं। तो जहाँ संपदान कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम संपदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो संपदान के लिए, संपदान का चिन्ह क्या होता है, संपदान के लिए। तो बस जहाँ पे के लिए का चिन्ह का लोप हो वहाँ पे संपदान तत्पुरुष होता है। जैसे हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पे संपदान तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष क्या है, इसकी ट्रिक है जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। तो क्या हो जाएगा इसका, जहाँ पे अपादान कारक चिन्ह का लोप हो उसको हम अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे धनहीन,
धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्म से अंधा। तो अपादान क्या हो जाएगा? अपादान से अलग होने की बात हो रही है ना, तो धनहीन, धन से हीन हो जाएगा। भयभीत, भय से भीत, जन्ममाग्न, जन्म से अंधा। तो जहाँ भी अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, क्या? प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो यहाँ पे क्या संबंध का क्या होता है? का, की, का ना, इसका चिन्ह होता है ना। तो यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है, उसको हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। तो जहाँ भी संबंध कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होता है। चलिए अगला देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष की ट्रिक होती है, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो उसको हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो उसको हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे नीति निपुण, नीति निपुण। तो लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। तो जहाँ भी अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे नीति निपुण, नीति निपुण का मतलब क्या होता है? नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, तो आत्मा का विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो जहाँ पे अधिकरण में पर होता है ना अधिकरण तत्पुरुष में, तो अधिकरण कारक चिन्ह का जहाँ पे लोप होता है उसको हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो समास यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आज मैंने समास को इतना ट्रिक से बताया कि अब दोबारा आप समास कभी भूलेंगे नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।